गुल खान एक्सप्लोसिव बनाने का माहिर था। खुदा जाने उसने ये टेक्निकल इल्म कहाँ से हासिल किया था। उसने सबसे पहले मुझे ये बताया कि बारूद से धमाका क्यों होता है, मुझे बताया कि हवा का दबाव क्या होता है, और अगर किसी बम में लोहे के टुकड़े, कील और शीशे की गिरचियां न भी हों तो वो जहाँ फटता है वहाँ हवा का खला क्यों पैदा होता है, और धमाके के प्रेशर से चीजें अपनी जगह से क्यों उड़ती हैं। फिर उसने मुझे डायनामाइट के छोटे छोटे मगर इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक बम बनाने सिखाए। वो मुझे सुबह सुबह उठाकर अपने साथ दरिया जमुना के पार किसी तारीखी खंडर में ले जाता। वहाँ उसने एक खुफिया सुरंग में एक क्लास कमांडोज की तरबियत के लिए एक्सप्लोसिव का सारा सामान रखा था। उसने मुझे टाइम बम की तरबियत भी दी और ये भी सिखाया कि कलम, कागज, माचिस, लाइटर, अंगूठी, सिगरेट, सिगार, रिस्ट वॉच और टूथब्रश को इंतहाई धमाके खेज बम में कैसे तब्दील किया जाता है। बमों के छोटे छोटे मॉडल वो सुरंग के अंदर खुफिया जगह पर मेरे सामने बनाता और फिर उनमें तेजाब और बारूद के मिलाने से छोटे छोटे धमाके करके दिखाता। सबसे आखिर में उसने मुझे ऐसा बम दिखाया जो इंसानी जिस्म के अंदर जाकर फटता था। ये दर्द की गोली जितना था। गुल खान ने कहा, ये बम आदमी अगर दर्द या किसी भी दर्द की गोली समझकर खा ले तो इंसान के जिस्म में जाकर ये अपना अमल शुरू कर देता है। आदमी के मेदे में जो तेजाबी मादा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इस बम की गोली को गलाकर जब उसकी तह में छुपाए गए मादे तक पहुंचता है तो आदमी के मेदे में एक धमाका होता है और उसका पेट फट जाता है और जिस्म दो टुकड़े हो जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगते हैं। गुल खान ने इस किस्म के टैबलेट बम प्लास्टिक के लिफाफों में एक लड़ी की शक्ल में डालकर रखे हुए थे। उनके ऊपर दर्द दूर करने की एक मशहूर दवा का नाम भी छपा हुआ था। इन बमों की तादाद 15 थी। गुल खान ने इन 15 टैबलेट बमों को पैकेट में मेरे हवाले करते हुए कहा, इन टैबलेट बमों को तुमने कमांडो एक्शन के दौरान खास मौकों पर इस्तेमाल करना होगा। ये इंडियन फौज के 15 बड़े बड़े और खास अफसरों को हलाक करने के लिए हैं। लेकिन मैं तुम्हें इनके बनाने की तरकीब और फार्मूला भी बता देता हूँ ताकि अगर इनके बाद भी जरूरत पड़े तो तुम खुद इन्हें तैयार कर सको। गुल खान ने मुझे टैबलेट बम बनाने का पूरा फार्मूला समझा दिया और उसे लिख कर भी दे दिया। ये फार्मूला इस तरह लिखा गया था कि सिवाय मेरे और गुल खान के और किसी की समझ में नहीं आ सकता था। ये कोड वर्ड्स में लिखा गया था और इसमें गरम मसालों, दारचीनी, जायफल, इलायची और काली मिर्चों के नाम बार बार आते थे। अगर इसे कोई देख भी लेता तो यही समझता कि गोश्त का मजेदार सालन या बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है। गुल खान कहने लगा, अगर किसी ऐसे आदमी को तुम ये टैबलेट बम पानी या चाय कॉफी के साथ खिला दोगे जिसके मेदे में तेजाबियत ज्यादा होगी तो ये बम 2 मिनट में भी फट सकता है। मुझे ये बम दुश्मन के सरकर्दा आदमियों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए बड़ा कारआमद लगा। ये एक ड्रामाई बम था। इसका किसी को कोई सबूत नहीं मिल सकता था। मैं गुल खान के पास पूरे 1 हफ्ते रहा और वहाँ से जब निकला तो मैं भी एक्सप्लोसिव का माहिर बन चुका था और 15 टैबलेट बम जो स्प्रो की गोलियों की शक्ल में प्लास्टिक में लिपटे हुए एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बिया में बंद थे मेरे पास थे। मैंने उस टैबलेट बम बनाने का नुस्खा भी साथ रख दिया था। ये छोटी सी गोल डिब्बिया मैंने प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अपने पेट के साथ बांध ली थी ताकि महफूज रहे। अब गुल खान ने मुझे एक ऐसे कश्मीरी मुजाहिद का असली नाम और पता ज़बानी याद कराया जो जम्मू शहर में रहता था। गुल खान ने उस मुजाहिद का नाम लेकर कहा, तुम उसे जाकर रिपोर्ट करोगे। वो तुमसे कोड वर्ड में एक सवाल करेगा, तुम कोड वर्ड में उसको जवाब दोगे। गुल खान ने मुझे ये कोड वर्ड वाला जवाब भी अच्छी तरह से जहन नशीन करा दिया। उस मुजाहिद का हुलिया भी बता दिया। दिल्ली में गुल खान के पास ये मेरी आखिरी रात थी। सुबह मुझे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर जालंधर रवाना होना था जहां से मुझे जम्मू के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। गुल खान कहने लगा, जालंधर में हालात आजकल हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं। खालिस्तान की तहरीक जोरों पर है। अगर वहाँ सूरत हाल बदलती नजर आई तो ट्रेन का इंतजार न करना, किसी दूसरी लारी में बैठकर जम्मू पहुंच जाना। अगर पकड़े जाओ तो सबसे पहले मेदे में जाकर फटने वाले इन टैबलेट बमों को जाया कर देना, क्योंकि अगर ये दुश्मन के हाथ आ गए तो इस बात का इम्कान है कि इस इंतहाई कीमती और कश्मीर की कमांडो जंग में काम आने वाले बम का राज फाश हो जाए। ये बात कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहता कि ये टैबलेट बम कमांडो लड़ाई में कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। गुल खान ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया, मुझे नाश्ता कराया और कहा, मेरा आदमी बारादरी के खंडर की दूसरी तरफ ट्रक लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें स्टेशन पर पहुंचा देगा। जो जो सबक मैंने तुम्हें सिखाए हैं उन्हें याद रखना। अब आगे तुम्हें अपनी अकल से काम लेना होगा। अगर पकड़े गए तो अपनी अकल से काम लेकर बताना होगा कि तुम कौन हो और जम्मू क्या करने जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि कमांडर कमाल शाह ने तुम्हें बड़े से बड़ा टॉर्चर बर्दाश्त करने की जबरदस्त तरबियत दी है, लेकिन इंडियन पंजाब की सिख पुलिस ने अजियत देने के नए नए तरीके इजाद कर रखे हैं। अगर अजियत बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मर जाना, मगर दुश्मन के आगे मेरा और कमाल शाह का नाम हरगिज न लेना। तुम्हारे अकेले के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
لیکن اگر تم نے میرا یا کمانڈر کمال شاہ کا نام بتا دیا تو تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں نے گل خان سے کہا، محترم میں تو آیا ہی تحریک آزادی کشمیر پر جان قربان کرنے کے لیے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع ملے اور میں اپنی جان قربان نہ کروں؟ گل خان نے مجھے گلے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھاپڑا دیا اور بولا، اب تم نکل چلو، اللہ حافظ۔ اس وقت پاؤ پھٹ رہی تھی، کوارٹروں پر پچھلے پہر کا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے کوارٹروں کی آبادی سے نکل کر 12 دری کے کھنڈر کی طرف ہو گیا۔ راستہ میرا جانا پہچانا تھا۔ 12 دری کی دوسری طرف آیا تو وہاں اندھیرے میں کچی سڑک کے کنارے ایک ٹرک کھڑا تھا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر گل خان کے آدمی نے ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور ٹرک دلی شہر کی طرف چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ یہ اکتوبر کے شروع کا موسم تھا اور رات کو خنکی ہو جاتی تھی۔ گل خان نے مجھے نائلون کی نسواری رنگ کی ایک جیکٹ پہنا دی۔ اس نے کہا تھا کہ جموں میں سردی ہوگی، یہ وہاں تمہارے کام آئے گی۔ ٹرک نے مجھے دلی کے ریلوے اسٹیشن کے باہر اتار دیا۔ جس ٹرین میں مجھے جالندھر جانا تھا وہ کلکتہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ بات مجھے گل خان نے بتا دی تھی اور تاکید کی تھی کہ چونکہ پنجاب میں سیکیورٹی بڑی سخت ہے اور انٹیلیجنس کے آدمی ریلوے اسٹیشنوں پر اکثر منڈلاتے پھرتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے پلیٹ فارم پر مت جانا اور کلکتہ ایکسپریس کی آخری بوگی کی کسی ڈبے میں بیٹھ کر کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے گل خان کو اس بات کا تجربہ ہو کہ انٹیلیجنس والے آخری ڈبوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ کلکتہ ایکسپریس کے آنے میں ابھی 20 منٹ رہتے تھے۔ میں اتنی دیر میں اسٹیشن کے باہر ہی ایک جگہ گھاس کے پلاٹ میں بیٹھا رہا۔ جب ٹرین کے آنے میں 6-7 منٹ رہ گئے تو میں اسٹیشن میں آ گیا۔ ٹکٹ میں نے آتے ہی لے لیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ ٹرین لیٹ نہیں تھی، ٹھیک وقت پر آئی۔ میں گل خان کی ہدایت کے مطابق پچھلی بوگی کی طرف گیا۔ ٹرین کلکتہ سے امرتسر تک چلتی تھی، اس میں کافی رش تھا۔ میں نے گرے کلر کا ہندوانہ کرتا اور تنگ موہری کا پاجامہ اور گل خان کی دی ہوئی نائلون کی نسواری جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں بنگلوری چپل تھی۔ میرے کمر کے ساتھ وہ رومال بندھا جس میں پلاسٹک کے لفافے میں بند وہ چھوٹی سی ڈبیا تھی جس کے اندر اسپرو کی گولیوں کی شکل کے 15 ٹیبلٹ بم تھے۔ مجھے سب سے زیادہ ان کی فکر تھی کیونکہ یہ ایک کمانڈو کا بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ یہ 15 ٹیبلٹ بم دشمن کے 15 کمانڈو یا جرنیلوں کو برباد کر سکتے تھے۔ پلیٹ فارم میں آتے وقت بھی میں نے کمانڈو کی عقابی نگاہوں سے لوگوں کا جائزہ لیا تھا اور ڈبے میں بیٹھنے کے بعد بھی میں نے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو خاص نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے ان میں کوئی مشتبہ شخص دکھائی نہ دیا۔ یہ میری بھول تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی چاہے جتنا مکمل ہو جائے کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ اور فنی مہارت اور چہرہ شناسی کی اپنی صلاحیت پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ اصل میں ایک آدمی اس وقت سے ہی میرے پیچھے لگ گیا جب میں دلی اسٹیشن کے سامنے والے پلاٹ میں گھاس پر بیٹھا تھا۔ یہ دلی پولیس کے انٹیلیجنس بیورو کا آدمی تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر میں اس کی نگاہوں میں تھا اور میری بدقسمتی کہ وہ میرے ڈبے میں آ کر میری سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی اس شخص نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب گاڑی دلی شہر سے کافی آگے نکل گئی تو اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر سگریٹ پیش کیا۔ آپ سگریٹ پئیں گے؟ مجھ سے یہ حماقت ہو گئی کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اصل میں مجھے سگریٹ کی واقعی عادت نہیں تھی اور اس کا نشہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میں اسٹیشن کے باہر پلاٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو سگریٹ پی رہا تھا۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ باہر پلاٹ میں تو سگریٹ پی رہے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک سیکنڈ میں میں سمجھ گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور اس وقت سے میری نگرانی کر رہا ہے جب میں اسٹیشن کے باہر پلاٹ میں بیٹھا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، بات یہ ہے مہاراج کہ اس وقت میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہتا، میں کبھی کبھی سگریٹ پیتا ہوں۔ اس شخص کا حلیہ یہ تھا کہ عمر جوانی کی حدود پار کر رہی تھی۔ بالوں پر تھوڑا تھوڑا خضاب لگا ہوا تھا، سر درمیان سے کچھ گنجا تھا، بدن بھاری تھا۔ میلی سی خاکی رنگ کی قمیض کے اوپر ٹھنڈا کوٹ پہنا ہوا تھا، نیچے ایک پتلون تھی۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں لے کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے کش لگا رہا تھا۔ دو ایک بار وہ کھانسا تو ساتھ والے مسافر نے اس کی طرف ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس آدمی نے ہنس کر کہا، یہ لو مہاراج سگریٹ پھینک دیتے ہیں، اور اس نے سگریٹ سیٹ پر سے ذرا اٹھ کر میری کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ بھائی جی آپ امرتسر جا رہے ہیں کیا؟ میں جان بوجھ کر کھڑکی کی اس دوران میں نے ساری حکمت عملی ذہن میں تیار کر لی تھی کہ مجھے اس کے سوالوں کے کیا جواب دینے ہیں۔ پہلے تو میں نے ظاہر کیا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب اس نے میرے گھٹنے کو انگلیوں سے ذرا ہلاتے ہوئے اپنے سوال کو دہرایا
तो मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ जी, मुझे अमृतसर जाना है। जालिंदर का वैसे भी मुझे नाम नहीं लेना था। अमृतसर का नाम मैंने इसलिए बोल दिया था कि अगर उसने अमृतसर के बारे में पूछा कि वहाँ कहाँ रहते हो, तो मैं अमृतसर शहर के बाजारों और मोहल्लों से काफी वाकिफ था, उसके सवाल का जवाब दे सकता था। उसने जब पूछा कि अमृतसर कहाँ रहते हो, तो मैंने बेनियाजी से कहा, सिंहपुरे में रहता हूँ। वो आदमी बड़ा चालाक था, कहने लगा, सिंहपुरे में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रहते हैं, क्या तुम भी पाकिस्तान से आए हो? मैंने कह दिया, हाँ जी, मेरे माता पिता का घर लाहौर संत नगर में था। लाहौर में जो हिंदुओं के मोहल्ले थे उन सब का मुझे पता था। मेरे करीब ही एक आदमी ने खुश होकर कहा, महाशय जी, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, हमारा घर शाह आलमी में था। ये अच्छी खासी उम्र का हिंदू था। उसने लाहौर की बातें शुरू कर दी। मैं बड़ा खुश हुआ कि इंटेलिजेंस वाले के सवाल जवाब से जान छूटी। मैंने लाहौर के हिंदुओं के मोहल्लों और वहाँ मुसलमानों के हमलों और मकानों को आग लगाने की फर्जी कहानियां बयान करनी शुरू कर दी। इस दौरान मैं इंटेलिजेंस एजेंट को एक नजर देख लेता। वो मेरी तरफ देखकर इसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे मेरी किसी बात का यकीन ना रहा हो। मैं दूसरे मुसाफिरों से लाहौर शहर की बातें करता रहा और दिल में सोच रहा था कि जालिंदर तक बड़ा लंबा सफर है। इंटेलिजेंस का आदमी तो मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। मैं फुल कमांडो था और कश्मीर के महाज पर दुश्मन की सफों में तबाही मचाने जा रहा था। अगर उस आदमी ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो ये कर सकता है, तो ये मेरे मिशन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी कमर के साथ बंधी हुई स्प्रो की गोलियां यानी टैबलेट बम भी बरामद हो जाएंगे। मैंने अगर कहा कि ये सर दर्द की गोलियां हैं, तो पुलिस पूछेगी कि सर दर्द की गोलियों को प्लास्टिक की डिब्बी में बंद करके कमर के साथ बांधने की क्या जरूरत थी। अगर पुलिस की लेबोरेटरी में इन गोलियों का तज्जिया किया गया तो फौरन ये राज खुल जाएगा कि इन गोलियों में धमाका खेज मादा भरा हुआ है। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम करने लगा। अब मुझे डर खौफ कोई नहीं था, सिर्फ जहन उलझा सा था कि इस इंटेलिजेंस वाले की वजह से कहीं मेरा सारा मिशन अधूरा न रह जाए। कलकत्ता एक्सप्रेस हवा से बातें करती अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। आखिर मैंने यही फैसला कर लिया कि रास्ते में किसी जगह मौका देखकर किसी भी छोटे बड़े स्टेशन पर चाय वगैरह पीने के बहाने उतर जाऊं और वहां से फरार हो जाऊं। जाहिर है अगर ये आदमी मेरे पीछे उतर भी आया तो दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये सोचकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हो गया। अब मैंने ये स्कीम बनाई, जब दिन ढलेगा और शाम का अंधेरा होने लगेगा तब ट्रेन से उतरूंगा। जिस बात से मुझे यकीन हो गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और एक खास मकसद लेकर मेरा पीछा कर रहा है, वो बात ये हुई कि उसने मेरा अचानक हाथ पकड़ लिया और अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा विचार ही कहता है कि आपको पाकिस्तान से आए 2 महीने ही हुए हैं, आपका विचार क्या कहता है? मैं अपने हवास को पूरी तरह संभाले हुए था और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी और एतमाद के साथ बोल रहा था। उस आदमी के इस सवाल पर मैंने किसी कदर बरहम होकर कहा, आप कोई ज्योतिषी हैं? अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको ज्योतिष विद्या का कुछ पता नहीं है। मेरी उम्र इस वक्त 7-8 साल की थी जब मैं अपने माता पिता के साथ अपना सारा घर बार पाकिस्तान में लुटवा कर अमृतसर आया था। तब से लेकर आज तक मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। वो अय्यार आदमी बराबर मुस्कुराए जा रहा था। कहने लगा, महाराज नाराज क्यों होते हैं? आपका नाम क्या है? मैं कुंदन लाल कहकर खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। ये आदमी था पंजाबी, हिंदू या दिल्ली की इंटेलिजेंस पुलिस या जालिंदर अमृतसर की इंटेलिजेंस पुलिस का आदमी था। वो मुझसे पंजाबी में ही बात कर रहा था। उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ा अच्छा नाम है जी। सहगल जी का भी यही नाम था। वो जालिंदर में रहता था। आप भी कहीं जालिंदर तो नहीं जा रहे? मेरा दिल जरा सा तेज धड़का मगर फौरन ही अपने मामूल पर आ गया। उसने जानबूझकर उस शहर का नाम लिया था जहां मैं जा रहा था, जो शहर उस वक्त मेरा टारगेट था। हो सकता है ये उसकी ब्लफ चाल हो, लेकिन ये उसकी काम कर गई। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगले स्टेशन पर किसी न किसी बहाने ट्रेन से उतरकर फरार हो जाऊंगा। एक बार फरार हो गया तो चाहे दिन की रोशनी ही क्यों ना हो, इसका बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकेगा। मुसीबत ये थी कि ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती जा रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि अगला बड़ा स्टेशन कौन सा आ रहा है। एक मुसाफिर ने मेरा ये मसला हल कर दिया था। उसने किसी औरत से कहा, अम्मा बस अब मीरठ आया ही समझो। मीरठ एक बड़ा शहर था, उसका स्टेशन भी बड़ा था। जहाँ अगर मैं एक दफा उतर कर रूपोश होने में कामयाब हो गया तो फिर पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। मैं किसी भी तरफ चला जाऊं और कहीं से भी कोई लारी पकड़कर किसी दूसरे शहर पहुंच जाऊं। कभी कभी कमांडो मिशन में ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल नपी तुली दुरुस्त रिपोर्टों की रोशनी में टारगेट तक पहुंचने की स्कीम तैयार की जाती है, मगर कमांडो जब अपने टारगेट पर पहुंचता है तो अक्सर ऐसा भी होता है कि हालात बदल चुके होते हैं और वहां फिर अपनी अक्ल से काम लेकर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करना पड़ता है। चुनांचे इस बात का इम्कान भी था कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो फरार होने का मौका न मिल सके। ऐसी सूरत में मुझे सबसे पहले टैबलेट बमों की गोलियों को महफूज करना था। मैं जिस सीट पर बैठा था टॉयलेट उसके साथ ही थी। मैं टॉयलेट में चला गया। अंदर से चटखनी लगाकर मैंने फौरन अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोला। उसमें प्लास्टिक की जो छोटी सी डिब्बी बंधी हुई थी उसे खोलकर उसमें से टैबलेट बम की टिक्कियों का फीता जो मैंने तह करके रखा हुआ था निकाल कर जेब में डाल लिया।
डिब्बी और रुमाल वहीं टॉयलेट में से नीचे लाइनों में फेंक दिया। अब किसी को इन गोलियों के फीते से शक नहीं पड़ सकता था। कोई भी उसे देखकर यही समझता कि ये स्प्रो की गोलियां हैं। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी। मीरठ का स्टेशन आ रहा था। मैं टॉयलेट से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इंटेलिजेंस एजेंट झुककर मेरी वाली खिड़की में से बाहर देख रहा था। गाड़ी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई थी। मैं समझ गया था कि वो बाहर क्यों देख रहा है। वो यकीनन रेलवे पुलिस के सिपाहियों को बुलाना चाहता था। ट्रेन रुकी तो ऐन सामने 2 कांस्टेबल खड़े नजर आए। इंटेलिजेंस एजेंट ने उन्हें इशारा किया और खुद डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पकड़े जाने में अब कोई शुबा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल अपने आदमी का मखसूस इशारा पाकर डिब्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास फरार होने की कोशिश करने के लिए सिर्फ 3-4 सेकंड थे। अभी इंटेलिजेंस एजेंट डिब्बे के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था और कुछ मुसाफिर मीरठ के स्टेशन पर उतरने के लिए उठ खड़े हुए थे। मैंने उनकी आड़ ली और डिब्बे की दूसरी तरफ वाली खिड़की में से बाहर कूद गया। ये काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से मैंने बयान कर दिया। कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता था, मगर मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई थी और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ रेल की एक और पटड़ी थी और उसके आगे दूसरा प्लेटफॉर्म था। मैंने तेजी से लाइन उबूर की और उछलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और तेज तेज कदमों से सामने वाले गेट की तरफ बढ़ा। इसी दौरान पीछे से कांस्टेबल ने सीटियां बजानी शुरू कर दी, मगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। दूसरे प्लेटफॉर्म पर चूंकि कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए गेट खाली था। मैं तेज तेज कदम उठाता गेट से निकल गया। सामने सड़क थी, एक तरफ रिक्शे वगैरह खड़े थे। मैंने जो पहला खाली रिक्शा देखा उसमें बैठकर रिक्शे वाले से कहा चलो। उसने पूछा किधर जाना है बाबूजी? मैंने कहा तुम चलो अभी बताता हूँ। ये मोटर रिक्शा था। दिन के 10 बजे का वक्त होगा। बाजार खुले थे, बड़ी रौनक थी, ट्रैफिक भी काफी थी। मैंने पिछली खिड़की का पर्दा पीछे हटाकर देखा। दूसरे रिक्शे और गाड़ियां और तांगे वगैरह आ रहे थे। इनमें पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी किसी दूसरे रिक्शे का ताकुब कर रहा हो। उस जमाने में अभी मोबाइल टेलीफोन का रिवाज नहीं था। खुफिया यूनिट इतनी जल्दी पुलिस को अलर्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने मुझे स्टेशन से रिक्शे में जाते हुए देख लिया था तो मुमकिन था कि वो किसी दूसरे रिक्शे में मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। इंडिया में जब कमांडो के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो कुदरती तौर पर उसके वहाँ के किसी मुसलमान का या मस्जिद का ही ख्याल आता है, क्योंकि इंडिया में मुसलमान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं। अगरचे वो हिंदुओं की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, फिर इस्लाम का मजबूत रिश्ता हर मुसलमान को एक दूसरे से करीब कर देता है। लेकिन कमाल शाह ने मुझे ये नसीहत भी कर दी थी कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो सोच समझ कर किसी मेहमान के यहाँ पनाह लेना। अगर पनाह भी लेनी पड़ जाए तो उसे अपने बारे में हरगिज न बताना कि तुम कौन हो और किस मिशन पर कहाँ जा रहे हो। अपने आप को पाकिस्तानी भी जाहिर न करना और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बातें न करना। मेरे मोहतरम उस्ताद और मर्द मोमिन कमाल शाह ने मुझे ये भी बता दिया था कि इंडिया की पुलिस चाहे कैसी भी हो, मगर उसकी खुफिया पुलिस बड़ी चाको चौबंद है, उससे गाफिल न होना। चुनाचे मैंने ये सोच लिया था कि इंटेलिजेंस एजेंट मेरे ताक़ुब में है। रिक्शा एक चौक में पहुंचा तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है बाबू? मैंने कहा बाएं तरफ वाले बाजार में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिक्शा बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। ये बाजार रौनक वाला नहीं था। ये जमाना 65 की इंडिया पाकिस्तान जंग से 1 साल पहले का जमाना था और अभी शहरों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत परस्त कश्मीरी अपनी आजादी और अपनी बका के लिए बराबर लड़ रहे थे। इसी जंग से तंग आकर इंडिया ने अगस्त 1965 में आजाद कश्मीर पर हमला कर दिया था। वो अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर आजाद कश्मीर को हड़प कर लेना चाहता था ताकि पूरे कश्मीर पर उसका नाजायज कब्जा हो जाए, मगर ये सौदा उससे बड़ा महंगा पड़ा। जब आजाद कश्मीर पर उसने अटैक किया और अपनी भारी नफरी और अमेरिका और रूस से लिए हुए बेपनाह असलहे के जोम में उसने पाकिस्तान की सरहद पर गोलाबारी शुरू कर दी और उसकी तोपों के गोले पाकिस्तान के देहात आवान शरीफ में गिरे तो पाकिस्तानी फौज मैदान में आ गई। उसके बाद इंडिया को जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिस कदर जिल्लत आमेज हजीमत उठानी पड़ी वो सारी दुनिया को मालूम है।